नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर दर्पण में। और आइए आज हम लोग सीखने के नियम के विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सीखने के कौन कौन से नियम हैं और उसके अंतर्गत क्या है। तो अभी तक इस चैनल पे यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सब्सक्राइब कर लिए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं सीखने के नियम। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सीखना है क्या, सीखना क्या है। और सबसे पहले सीखने का प्रतिपादन किसने किया। देखिए, वैसे सीखना जो है वो व्यक्ति जब से पैदा होता है तब से लेके और जब तक मरता नहीं है तब तक कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। तो कुछ बड़ों से सीखता है, कुछ छोटों से भी सीखता है और कुछ प्रकृति से भी सीखता है। तो सीखने की क्रिया के नियमों का प्रतिपादन करने का जो मुख्य श्रेय है वो है थार्नडाइक महोदय का। थार्नडाइक महोदय का है। सीखने का जो प्रतिपादन करने का जो श्रेय है वो थार्नडाइक महोदय का है। तो देखिए, सीखने के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन नियम हैं। मुख्य रूप से तीन नियम हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है तैयारी का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके अलावा भी कुछ अन्य नियम हैं, जैसे नवीनता का नियम, अभ्यास अनाभ्यास का नियम, पुनरावृत्ति का नियम और प्राथमिकता का नियम। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मुख्य तीन नियम हैं, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये क्या है। तो देखिए, सबसे पहले है तैयारी का नियम। तैयारी का मतलब कि किसी कार्य को हम तैयार होके करें। सीखने में अपने आप का एक ये मानसिक प्रक्रिया है। सीखना अपने आप में क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। सारनाइक ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि किसी भी विषय को सीखने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह उस संबंधित विषय को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। कैसे? मानसिक रूप से क्या हो जाए? वो तैयार हो जाए। किसी कार्य को सीखने के लिए वो मानसिक रूप से उसको तैयार होना पड़ेगा। यदि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा तो उस कार्य को वो सीख नहीं सकता। अगर वो मानसिक रूप से तैयार हो जाता है तो उस कार्य को बहुत आसानी से, शीघ्र ही, बहुत जल्दी उसको सीख सकता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए यदि मानसिक रूप से तैयार न हो और उसे जबरदस्ती से कार्य सिखाया जाए तो उस कार्य को सीखने में, उस व्यक्ति को सीखने के प्रति उसका भाव जो उदासीन हो जाता है और वह सही से सीख नहीं पाता। बिना तैयार हुए किया गया कार्य क्या होता है? अरुचिकर होता है। यानी जब उसका मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा तो उस कार्य को आसानी से वो सीख सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती जब उसको सिखलाया जाएगा तो वो सही से सीख नहीं पाएगा और उसके लिए क्या होता है? वो अरुचिकर होता है। और जब मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा तो उस कार्य में उसको रुचि लगेगी और वो आसानी से सीख लेगा। तो यह है तैयारी का नियम। ये था तैयारी का नियम कि मानसिक रूप से उसको क्या होना हो? तैयार होना। देखिए, यहाँ तैयारी है तो तैयारी से आप सीधे ध्यान रखेंगे कि मानसिक रूप से तैयार होना। वो मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा तो वह तैयारी के नियम के अंतर्गत आता है। दूसरा है अभ्यास का नियम। देखिए, अभ्यास के नियम पे बहुत पुरानी एक दोहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात के सील पर परत निशान। कहा जाता है कि बार बार के रस्सी के आने जाने से जो कुएं पे जो पानी भरने लोग पहले जाते थे तो एक रस्सी की सहायता से ही भरते थे।
ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कि यह कुआं है और रस्सी की सहायता से मान लीजिए इसमें यदि पानी भरा जाता है तो बार बार के आने जाने से सील यानी पत्थर पे क्या होता था, निशान बन जाता था, वो घिस जाता था। ठीक है। तो यदि बार बार की रस्सी के आने जाने से उस पे निशान बन सकता है तो कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को बार बार अभ्यास करेगा तो उसको क्यों नहीं समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। तो कहने का तात्पर्य कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसको बार बार प्रयास करना चाहिए, जिसके द्वारा वह आसानी से उसको सीख सकता है। जब बार बार प्रयास करेगा, बार बार अभ्यास करेगा तो वो आसानी से उसको समझ में आ जाएगा, वो सीख लेगा। देखिए, इस नियम के अनुसार सीखे जाने वाले जिस विषय का व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है उसे वह शीघ्र ही सीख लेता है तथा अभ्यास करते रहने पर अस्थायी अधिगम की स्थिति बनी रहती है, यानी अस्थायी सीखने की उसकी स्थिति बनी रहती है। व्यक्ति जिस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करता है यानी बार बार प्रयास करता है उसे वह शीघ्र ही सीख लेता है, जबकि प्रक्रिया को व्यक्ति बार बार नहीं दोहराता, बार बार नहीं करता, उसे वह सरलता से नहीं सीख पाता। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अभ्यास का नियम। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अभ्यास का नियम। अब देखिए, अगला जो है वो है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम के अंतर्गत क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने की प्रक्रिया में शुरू में ही सफलता प्राप्त होती हो, उस कार्य को करने में शुरू में उसको सफलता प्राप्त होती हो तो कार्य को शीघ्र और सरलता पूर्वक क्या करता है, सीख लिया जाता है। वास्तव में सफलता कर मिलने से कार्य के प्रति रुचि बढ़ जाती है। किसी कार्य को यदि कोई व्यक्ति करता है, कोई बालक करता है, यदि उसको सफलता मिल जाती है तो उसको और रुचि बढ़ जाती है और उसे मन लगने लगता है और उसको कार्य को और आसानी से करने लगता है। रुचि कर कार्य व्यक्ति को बार बार करना चाहता है। यदि किसी कार्य को करने में उसको अच्छा लगता है तो उस कार्य को क्या करेगा, बार बार करेगा। लेकिन वही यदि कोई और रुचिकर कार्य हो तो उसको करना वो पसंद नहीं करता है। बार बार कार्य करने से कार्य कुशलता में वृद्धि का होना स्वाभाविक ही है। इसके विपरीत यदि किसी कार्य को करने पर प्रारंभ में ही यदि असफलता मिल जाए, जिसे सफलता मिलती है तो बार बार करने का प्रयास करता है, लेकिन अगर असफलता मिल जाए तो व्यक्ति उस कार्य को दोबारा नहीं करता, मन नहीं लगता है, वो उसको कार्य को नहीं करना चाहता। इस प्रकार पुनरावृत्ति के अभाव में कार्य को सीखना कठिन हो जाता है। इस प्रकार हम कह भी सकते हैं कि प्रभाव या परिणाम का भी सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो ये था प्रभाव का नियम। अब आगे देखते हैं कुछ और नियम है। उस नियमों में पहला है नवीनता का नियम। पहला क्या है? नवीनता का नियम। देखिए, नवीनता के नियम के अंतर्गत सीखने से इस नियम को गेट्स ने कुछ कहा है, गेट्स महोदय ने कुछ कहा है। वो क्या कहा है उसके विषय में थोड़ा सा ध्यान देंगे। अन्य बातों में समानता होने पर भी अभ्यास में जितना अधिक नवीनता होगी, परिस्थिति तथा प्रक्रिया के मध्य संबंध उतना ही अधिक दृढ़ होगा। यदि सीखे जाने वाले कार्य का अभ्यास निकट भूतकाल में ही किया गया हो तो उसे सरलतापूर्वक सीखा जा सकता है। उसे सरलतापूर्वक क्या किया जा सकता है? सीखा जा सकता है। देखिए, अगला है अनाभ्यास का नियम। देखिए, इसके पहले हम पढ़े थे अभ्यास का नियम, लेकिन इसमें है अनाभ्यास, उसके विपरीत। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी सीखे हुए कार्य को बार बार अभ्यास नहीं करता, यानी आप पिछले वाले में पढ़े थे अभ्यास का नियम,
उसमें बार बार प्रयास करना था, लेकिन इसमें उसके ठीक उल्टा, विपरीत, विलोम कह सकते हैं। इसमें बार बार प्रयास किया जाता था, जिससे प्रयास नहीं किया जाता। ये क्या होता है? इसमें किसी कार्य को करने में व्यक्ति बार बार उससे प्रयास नहीं करता, अर्थात उसे दोहराता नहीं है, तो सीखा हुआ कार्य शीघ्र ही क्या होता है? भूल सकता है। इस नियम के विषय में गेट्स का क्या कहना है? जब परिस्थिति तथा प्रक्रिया के मध्य परिवर्तन संबंध का बहुत समय तक अभ्यास नहीं किया जाता, तो संबंध और क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। ठीक है। इसी क्रम में अगला जो है वो है पुनरावृत्ति का नियम। देखिए, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। ठीक है। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को व्यक्ति बार बार करता है, उस कार्य को वह शीघ्र सीख लेता है। गेट्स ने इसके विषय में क्या कहा? अन्य बातों में समानता होते हुए भी जितने ही अधिक समय संबंध का अभ्यास किया जाता है, अन्य बातों में समानता होते हुए भी जितने ही अधिक समय संबंध का अभ्यास किया जाता है, उतना ही संबंध क्या होता है? दृढ़ होता है, मजबूत होता है। ठीक है। अगला है प्राथमिकता का नियम। प्राथमिकता के नियम के अंतर्गत देखिए, इस नियम के अनुसार कार्यों की श्रृंखला में जो कार्य पहले किया जा अथवा सीखा जाता है, वह अधिक अच्छे ढंग से सीखा जाता है। यानी किसी कई कार्यों को यदि सीखना है, तो उसमें पहले जिस कार्य को हम सीखेंगे उसको और आसानी से सीख जाएंगे, अधिक समय तक विस्तृत नहीं होता। इस नियम का के अनुसार अन्य बातों में समानता होती भी एक श्रृंखला की प्रारंभिक अनुभूति एवं कार्य में के पक्ष में रहते हैं। देखिए, इसी के अलावा इसमें सीखने से ही संबंधित अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना, गेस्टाल्ट महोदय के अनुसार अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना, अथवा इसको हम गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा? अंतर्दृष्टि का अर्थ है अक्षर निरीक्षण, स्थिति को पूर्ण इकाई के रूप में समझना या स्थिति के उन अंगों को समझना जो लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग क्या करते हैं? दिखाते हैं। अंतर्दृष्टि का अर्थ है अच्छा निरीक्षण, स्थिति को पूर्ण इकाई के रूप में समझाना या स्थिति के उन भागों को समझाना जो लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। देखिए, इसी क्रम में अगला जो है वह कोहलर महोदय का प्रयोग। कोहलर महोदय का प्रयोग क्या है? इन्होंने क्या प्रयोग किया, उसके विषय में थोड़ा सा देख लें। देखिए, कोहलर ने 1812 और 17 में, कोहलर ने 1812 से लेके 17 में अफ्रीका के तट पर टेरेनिक द्वीप में बंदरों पर एक प्रयोग किया। इन्होंने बंदर पर प्रयोग किया। इन प्रयोगों से संबंधित कोहलर की पुस्तक 1915 में प्रकाशित हुई। अमेरिका में मनोवैज्ञानिकों ने अंतर्दृष्टि की समस्या का प्रयोगों को दो श्रेणियों में प्रभावित किया। ये संदूक समस्या और इसमें एक छड़ी समस्या थी। कोहलर ने 6 भूखे वनमानुखों को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। क्या है? इसको कहानी की तरह आप एक बार सुन लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उन्होंने क्या किया कि 6 बंदरों को वो वनमानुखों को लेके एक पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े की छत में केला लटका दिया और कुछ दूरी पर एक बॉक्स रख दिया कमरे में, और केले को छत में क्या किया? लटका दिया। देखिए,
भूखे वनमानुखों ने उसे उछल उछल कर केले लेने का बार बार प्रयास कर रहे थे कि केला हमको मिल जाए। बार बार उसको उछल उछल कर लेने का प्रयास कर रहे थे, परंतु सफल नहीं हुए। उनमें से एक वनमानुख जिनका नाम सुल्तान था, देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि उस वनमानुष का क्या नाम था, तो उसका नाम सुल्तान था। थोड़ी देर में इधर उधर घूमता रहा और बाक्स को खींचकर केले के नीचे लेकर आया। केले के नीचे लेकर क्या किया? आया और क्या किया? उस बाक्स पे चढ़ गया और उछलकर केला ले लिया। उछलकर क्या किया? केले को ले लिया। कोहलर के अनुसार सुल्तान ने अपनी सूझ से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। शुरू में केवल सुल्तान ही इस समस्या को सुलझा सका, परंतु बाद में अन्य 6 वनमानुख भी केला प्राप्त करना सीख गए। ये देखिए दूसरे चरण में एक संदूक पर दूसरा संदूक रखकर उछलकर केला प्राप्त कर लिया। वहाँ कई बाक्स थे, तो पहली बार तो एक बाक्स पे वो चढ़ा और उछलकर केला प्राप्त किया, लेकिन दूसरी बार क्या किया कि वो उसमें और भी बाक्स थे, तो एक के ऊपर दूसरा बाक्स रख के और नज़दीकी बढ़ गया उसको और आसानी से प्राप्त कर सकता था। यह समस्या प्रथम समस्या से कठिन थी। कोहलर के अनुसार सुल्तान ने अंतर्दृष्टि द्वारा एक संदूक तथा दूसरे संदूक पर संबंध स्थापित कर लिया। छड़ी समस्याओं में सर्वप्रथम कोहलर ने उस पिंजड़े में केले की अधिक ऊंचाई पर लटकाया एक छड़ी भी रखी थी। सुल्तान पहले संदूक पर चढ़कर उछला, परंतु नहीं मिल सका। उसने पिंजड़े में रखी हुई छड़ी की सहायता से उछलकर केला प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात कोहलर ने छड़ी तथा फिर अधिक छड़ी उस पिंजड़े में रख दी। छड़ी अभ्यास में एक दूसरे से जुड़ जाती थी। जब सुल्तान को एक छड़ी से केला प्राप्त नहीं हुआ, तो दूसरी छड़ी जोड़कर उसमें क्या किया? उस केले को प्राप्त कर लिया। देखिए इसमें क्या था? इस वाले में ये था कि उस कमरे में छड़ी रखी थी और छड़ी इस प्रकार से थी कि एक दूसरे में से एक छड़ी जुड़ती जाती थी। तो पहले छड़ी से केला लाने का प्रयास किया, लेकिन वो केला नहीं ला पाया, तो अपने सूझ के द्वारा वह एक छड़ी में दूसरी छड़ी उस पर जोड़ता गया और छड़ी बढ़ता गया और इसके द्वारा वह केले को आसानी से प्राप्त कर लिया। तो ये था कोहलर का प्रयोग। कोहलर का प्रयोग पूछता है कि कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था। ठीक है, ये पूछता है कि किस पे शोध किया था। तो अभी तक इस चैनल पे यदि नए हो और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो अभी तक यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरीके से और भी यदि वीडियो पाना चाहते हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसके बाद वाला नोटिफिकेशन आपको आसानी से जो ही वीडियो अपलोड होगा त्यों ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इसके पहले ढेर सारे वीडियो को टिक्स माध्यम से भी हैं, विषय वाइज प्ले लिस्ट में पड़े हैं, आप उसको आसानी से जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद हम मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।